हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स, आयकर की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। आप इस यूट्यूब चैनल पर बीकॉम और एमकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी आप स्पेशल क्लासेस पाते हैं। मैं दिग्विजय सिंह पिछले 14 वर्षों से ऑफलाइन कोचिंग की एक विशेषतम उपलब्धि हासिल रखता हूं। मैंने पिछले 14 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष टॉपर्स देना सुनिश्चित किया है। हमें ये पता है कि बेटा आपको हमसे क्या चाहिए, मतलब आप किस पढ़ाई को प्रेफर करते हो, ये हम जानते हैं। जो आपकी ज़रूरत है वो हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। आपको इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं दिग्विजय सिंह इस प्लेटफॉर्म पर कॉमर्स या यूँ कह लीजिए बीकॉम और एमकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट की स्पेशल कोचिंग क्लासेस इजी एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आ रहा हूँ। आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। मतलब आप अपनी पढ़ाई को अपनी शर्तों पर अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं। जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा वो हम लेकर आएंगे। आपके एग्ज़ाम की स्पेशल तैयारी यहाँ इस YouTube चैनल पर कराई जाएगी। आपके लिए सफलता सुनिश्चित होना ही हमारा एकमात्र मकसद होगा। तो प्यारे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि आप क्लासेस देखिए। भाई आप हो सकता है हमसे परिचित ना हो, तो आप जब क्लासेस देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जो मुझे बेहतर पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ, यहाँ से जुड़कर हमारी पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सकती है, तो आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी जिसमें आपको बीकॉम और एमकॉम के सारे सब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने इनकम टैक्स में इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इनकम, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज़, नॉन टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इतने लेसन कंप्लीटली पढ़ा दिए। अब हम आपके लिए आय का तीसरा शीर्षक, आय के कितने हेड होते हैं? 5 हेड ऑफ इनकम। 5 हेड में से इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म। हम आपके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, या आप यूं कह लीजिए प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस आर प्रोफेशन की पूरी एक सीरीज लेके आने वाले हैं। तो ये आय का तीसरा शीर्षक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ सरकार को सबसे अधिक राजस्व, पैसा इस हेड से ही मिलता है। और उससे भी बड़ी बात, इस हेड के जितने भी नियम हैं वो बहुत ही ज़्यादा विवादजनक है। मतलब इस पे अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली सोचना शुरू किए ना तो कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत आज प्रमुख 2 विवाद से, ठीक है। मैंने कहा ना, शुरुआत ही प्रमुखता से हम किससे करते हैं? 2 प्रमुख विवादों से हम शुरुआत करते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो ये मैंने बताया ना कि ये आय का तीसरा शीर्षक है। पहला वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय हो चुका है। और सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति इसी शीर्षक से होती है। और इसके जो नियम बनाए गए हैं वो नियम अत्यंत जटिल और विवादग्रस्त हैं।
तो मैंने कहा शुरुआत आज इन्हीं विवादों के साथ करते हैं। जैसे पहला, बेसिकली हम देखते हैं कि कोई काम अगर हम लाभ कमाने के लिए बार बार कर रहे होते हैं तो वो हमारे व्यापार की संज्ञा में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो अगर हम मकान को बार बार किराए पे उठाते हैं तो वो भी तो हमारा व्यापार बन चुका होता है। लेकिन मकान किराए पर उठाना व्यापार नहीं है, उसे मकान संपत्ति से आय शीर्षक में रखा जाता है। पहला विवाद, मतलब मकान को किराए पर उठाना पूरी तरह से व्यापार है, पूरी तरह से व्यापारिक क्रिया भी है, लेकिन फिर भी मकान को किराए पर उठा के जो हमें आय होगी उसे हम बिजनेस प्रोफेशन में ना रख के हाउस प्रॉपर्टी में रखते हैं। और दूसरा, किसी कंपनी के अगर हम शेयर खरीदते हैं तो कंपनी चल रही है तो वो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, व्यावसायिक क्रिया है, और हमने उस कंपनी के शेयर खरीदे तो ये भी एक प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमने पैसा लगाया। लेकिन जब उससे हमें लाभांश मिलेगा तो वो अदर सोर्सेज होगा, वो हमारे लिए बिजनेस नहीं होता। ठीक है। तो दुनिया में दो ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से व्यापार या व्यापार के लिए ही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम बिजनेस या बिजनेस और प्रोफेशन शीर्षक में नहीं रखते। जैसे मकान को किराए पर उठाना पूरी तरह से व्यापार है, लेकिन उसे हम कहाँ ले जाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में। और बिजनेस और प्रोफेशन में हम शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है उसको भी नहीं रखते। कंफर्म। तो आइए हम सबसे पहले, हमने ये एक चुनिंदा बातें कर दी, क्योंकि यहाँ ये कहा गया कि ये आय का तीसरा शीर्षक है और सरकार को सबसे अधिक राजस्व इसी से मिलता है और इसके नियम बड़े जटिल और विवादग्रस्त भी हैं। तो हमने कहा कुछ विवाद आपके लिए बता देते हैं, कैसे ही विवाद मिल सकते हैं, इस पर तर्क किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन आप बस एक्सेप्ट करिए जितना चीज़ें हैं कि हाँ दैट्स इट, आगे बढ़ चलना ही आपके लिए समझदारी होगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं व्यापार या पेशा है क्या। आखिर यहाँ व्यापार अथवा पेशे के लाभ की प्राप्तियाँ कहाँ हैं। तो हम पहले व्यापार, पेशा, व्यवसाय, इन तीनों चीज़ों का अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं कि व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार, पेशा किसे कहते हैं, प्रोफेशन, और व्यवसाय किसे कहते हैं। यहाँ तक कि बच्चों चोरी करना तक इस लेसन में आपको जानना है, तो आप गहराई से पढ़िएगा। ठीक है। हम एक एक की एक्सप्लेनेशन आपके लिए दे रहे हैं। तो व्यापार, पेशा, व्यवसाय जब हम ये जान जाएंगे तो इस लेसन को पढ़ने में और आसानी होगी। व्यापार, जनरली हम इसे ट्रेड नाम से भी जानते हैं। व्यापार कहते किसे हैं, तो व्यापार का आशय किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना अथवा निर्माण करना होता है। फिर ध्यान दीजिए, व्यापार से आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना या निर्माण करना शामिल है। सामान्यतया अब हम इनकम टैक्स के लिए चलेंगे, क्योंकि हम अकाउंट्स की डेफिनेशन नहीं दे रहे, हम जो कुछ पढ़ेंगे या जो कुछ देंगे वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स होगा। तो यहाँ ये कहा गया, जनरली वहाँ ये कहा जाता है कि जब हम बनी बनाई वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे व्यापार कहते हैं, और जब हम कोई वस्तु बना के उसको बेचने के लिए आगे जाते हैं तो वो व्यवसाय की संज्ञा में आ जाता है। तो वहाँ ये कहा जाता है कि व्यापार छोटा होता है और व्यवसाय बड़ा होता है। फिर से जान लीजिए, जब हम बनी बनाई वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से तो उसे व्यापार कहा जाता है। जब हम बनी बनाई वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से तो उसे व्यापार कहा जाता है। लेकिन जब हम कोई वस्तु बना के बेचने के लिए आगे जाते हैं तो उसे व्यवसाय कहा जाता है। जनरली हम ये देखते हैं व्यापार छोटा होता है और व्यवसाय बड़ा होता है, क्योंकि व्यवसाय में व्यापार भी आ जाता है। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो व्यापार से आशय किसी वस्तु का लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना या निर्माण करना है। बैंकर का कार्य करना
या यातायात का कार्य करना या कोई अन्य उपक्रम कार्य करना भी व्यापार में शामिल है। एक बात और, जनरली हम ये देखते हैं कि कोई काम अगर हम बार बार करते हैं तो वो हमारा व्यापार होता है, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि ये व्यापार अस्थायी रूप से ही किया जाए। एक एकाकी व्यवहार का लाभ कमाना भी इस शीर्षक में कर योग्य है। जैसे आप किसी जगह जा रहे थे, हमें वहाँ पता लगा कि यार वहाँ बुक ये इतने रुपए में मिल सकती है। मैंने कहा भाई मेरे लिए वो बुक लेते आना, हमें उसकी ज़रूरत है। आप वहाँ गए, आपको वो बुक 200 रुपये की मिली और यहाँ आकर आपने वो बुक हमें 250 में बेच दिया। आपकी कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप वहाँ से वो बुक लाए और मुझे 250 में बेचा, तो आपने 50 रुपये का लाभ कमाया। हो गया वो आपके लिए व्यापार, और वो इस शीर्षक में आएगा और वो टैक्स के दायरे में आता है। कंफर्म? तो व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार में आपने ये कहा कि व्यापार शब्द का आशय किसी वस्तु का लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना या निर्माण करना है। सामान्यतया बैंकर का कार्य करना या यातायात का कार्य करना या कोई अन्य उपक्रम करना भी शामिल है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि व्यापार स्थायी रूप से किया जाए। हम एकाकी व्यवहार से भी अगर लाभ कमाते हैं तो उसे भी व्यापार में हम रखते हैं। पेशा किसे कहते हैं? प्रोफेशन। बेटा ये एक आधुनिक नाम है, सुधरा स्वरूप है। पुराने ज़माने में इसे ही धंधा कहा जाता था। ठीक, मैंने ये कहा ना, इतना कहना पर्याप्त है। आपकी मस्तिष्क कुशलता इतनी बेहतर है कि आप हर एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कैच करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि पहले इसे धंधा नाम से जाना जाता था, लेकिन पेशा होता क्या है? तो पेशे के बारे में ये कहा गया है कि पेशे से आशय उन कार्यों से है जिनमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, उसे हम पेशा में रखते हैं। ध्यान देना, मैंने ये कहा कि जब हम बौद्धिक कुशलता का प्रयोग करके लाभ कमाते हैं तो वो हमारा पेशा होता है। जैसे वकील, डॉक्टर, अंकेक्षक, इंजीनियर, ये आदि का कार्य पेशेवर कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि पेशे से आशय उन कार्यों से है जिनमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। ये हम अध्ययन अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त करते हैं। ये हम अध्ययन या प्रशिक्षण से प्राप्त करते हैं, उसे ही पेशा कहते हैं। ठीक है, चलिए हमने जान लिया। तो जब हम बौद्धिक कुशलता का प्रयोग करके लाभ कमाते हैं वो पेशा कहलाता है। पेशे से आशय उन क्रियाओं से है या उन कार्यों से है जिनमें मस्तिष्क की योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। फिर हम आगे व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहते हैं? अब यहीं पे विवाद शुरू हो जाता है। व्यवसाय का अर्थ उन सब अन्य कार्यों से है जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं। अब यहाँ ये दो अलग कर दिए ना, व्यापार अलग कर दिया और दूसरे नंबर पर क्या अलग कर दिया गया? पेशा। तो व्यवसाय का अर्थ उन सब अन्य कार्यों से है जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए जो काम करता है वही उसके लिए व्यवसाय होता है। अब आपके मन में ये आया कि जो व्यक्ति शाम को चोरी करने के लिए निकल पड़ता है, रात में चोरी करता है, तो उसके लिए ये चोरी भी व्यवसाय हुआ? निस्संदेह हुआ। हम अपने जीविकोपार्जन के लिए जो काम करते हैं तो व्यवसाय का अर्थ उन सब कार्यों से है जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं। जैसे दलाली, एजेंसी का काम, संगीत का, नृत्य का, चोरी का आदि आपकी किताब में स्पष्टतः लिखा हुआ है। ठीक, तो व्यवसाय का अर्थ उन सब कार्यों से है जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं। चूंकि व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने के संबंध में एक जैसे ही नियम है, इसलिए इस पाठ के अंतर्गत हम व्यापार और पेशे को अलग अलग ना पढ़ के दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में। ठीक है, दोनों में हम ये देखेंगे कि दोनों में अंतर नहीं होगा।
तो इनकम टैक्स ने व्यापार के लिए और पेशे के लिए, दोनों के लिए एक ही नियम बताया है। आयकर के दृष्टिकोण से इनमें कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, नहीं तो आय के 6 हेड बन गए होते, व्यापार अलग होता, पेशा अलग होता। लेकिन आयकर के दृष्टिकोण से दोनों के नियमों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। इसलिए आय के कितने हेड मिलते हैं? 5 हेड ऑफ इनकम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ अन्य पर, आपने व्यापार जान लिया, आपने पेशा जान लिया, व्यवसाय जान लिया। कुछ अन्य परिभाषा बेटा आगे बढ़ना होगा। आप अगर इतने पर भी नहीं समझ में आया तो आप क्लास रिवाइंड करके फिर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे आप अच्छे वाले छात्र हैं, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। तो मैंने बताया ना कि व्यापार से आशय उन सब क्रियाओं से है, या हम यूँ कह लीजिए व्यापार से आशय लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु का क्रय विक्रय करना या निर्माण करना है। चलिए मान लिया। पेशा, पेशे से आशय जिसमें मस्तिष्क की वो सब कार्य जिसमें मस्तिष्क की योग्यता तथा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जो हम अपने अध्ययन या प्रशिक्षण से हासिल करते हैं। ठीक है। फिर व्यवसाय में आपने कहा वो सब कार्य जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं उन्हें व्यवसाय कहते हैं। चलिए मान लिया। कुछ परिभाषा और दी गई हैं। अविलयन, अविलयन डिमर्जर, अविलित कंपनी और परिणामी कंपनी। ठीक है, क्या क्या जानिए। अविलयन ये तो एक दशा है, डिमर्जर अविलयन ये एक दशा है, और हम ये कह रहे हैं अविलित कंपनी, अविलित कंपनी और एक परिणामी कंपनी। परिणामी कंपनी इसे डिमर्जर बोलते हैं। डिमर्जर कहीं मिल सकता है 2 नंबर में, मान लीजिए आ जाए तो आप क्या करोगे? इसे डिमर्ज्ड कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिमर्ज्ड कंपनी। और इसे क्या बोलेंगे? रिजल्टिंग कंपनी। इसे क्या बोला जाएगा? रिजल्टिंग कंपनी। ठीक, हमें ये 3 दशा पढ़नी है। अविलयन किसे कहते हैं, अविलित कंपनी किसे कहते हैं, और परिणामी कंपनी किसे कहते हैं। ठीक है, हम बताते हैं आपको, सरल शब्दों में बताते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया ना कि मैं दिग्विजय सिंह आपको हर एक चीज़ की इजी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, ये मेरे हाथ मान लीजिए एक कंपनी है। तो अगर इस कंपनी के उपकरण किसी दूसरी कंपनी के पास, मान लीजिए इस कंपनी के पास ट्रांसफ़र किए गए, इस कंपनी के उपकरण इस कंपनी के पास ट्रांसफ़र किए गए, जब किसी ठहराव के अंतर्गत या जब किसी ठहराव के आधार पर एक कंपनी के उपकरण किसी दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो इस घटना को अविलयन कहते हैं, डिमर्जर कहते हैं। और जिस कंपनी के उपकरण दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफ़र कर दिए गए उसे अविलित कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी के पास ट्रांसफ़र किए गए उसे परिणामी कंपनी कहते हैं। अच्छा, यहाँ दिया नहीं है आपकी बुक में, लेकिन जानते रहिए कितना, मोर देन 75%, कम से कम 75% से अधिक ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, तो जब किसी ठहराव के अंतर्गत एक कंपनी के उपकरण किसी दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो जिस कंपनी के उपकरण किसी दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसे अविलित कंपनी कहा जाएगा। जिस कंपनी के पास ट्रांसफ़र किए जाएंगे मतलब जो दूसरे के उपकरणों को स्वीकार करती है उसे परिणामी कंपनी कहते हैं, और इस घटना को अविलयन कहते हैं, डिमर्जर कहते हैं। कहीं मिल सकता था इसलिए इनको बता दिया गया। अब यहाँ जानना है कि व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियाँ, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम व्यापार अथवा पेशे में शामिल करते हैं। तो व्यापार अथवा पेशे या पेशे के लाभ एवं प्राप्तियाँ, ये लेसन है, वही हेडिंग भी, मतलब वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो व्यापार में शामिल होंगी, ये इस शीर्षक में शामिल होंगी।
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां शीर्षक में वो कौन कौन सी मदें हैं जिन्हें सम्मिलित किया जाएगा। आइए उन्हीं को जानते हैं। तो सबसे पहला, व्यापार अथवा पेशे के आयगत लाभ। दो प्रकार से लाभ, दो, एक आयगत लाभ होता है और एक पूंजीगत लाभ होता है। जब हम किसी स्थायी संपत्ति को खरीदते हैं और जब हम उस अस्थायी संपत्ति को फायदे में बेचते हैं तो ये हमारा पूंजीगत लाभ होता है। लेकिन जिस कार्य को हम बार बार करते हैं और उस कार्य के परिणाम स्वरूप अगर हमें लाभ होता है तो वो हमारा आयगत लाभ होता है। तो व्यवसाय या व्यापार में जो आयगत चीज़ें होंगी रेवेन्यू नेचर का, वही यहाँ शामिल होगा, और जो कैपिटल नेचर का होगा वो यहाँ शामिल नहीं होगा। तो व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ गत वर्ष की आयगत लाभों को ही शामिल करते हैं, पूंजीगत लाभों को शामिल नहीं करते। जैसे अगर हम एक, मान लीजिए कोई पंखा खरीदते हैं, तो पंखा जितने में हमने खरीदा वो हमारे पूंजीगत व्यय है, ठीक है। और पंखा बेच के हम जितना पाते हैं वो पूंजीगत प्राप्ति। अगर व्यय कम था प्राप्ति ज़्यादा है तो पूंजीगत लाभ, अगर व्यय ज़्यादा था प्राप्ति कम है तो पूंजीगत हानि। हमें पूंजीगत से मतलब नहीं। जो व्यवसाय के संचालन से आय या लाभ होता है उसे आयगत लाभ कहते हैं, ठीक है। तो करदाता द्वारा गत वर्ष में किसी भी समय किसी व्यापार अथवा पेशे के आयगत लाभ ही यहाँ शामिल किए जाएंगे, कोई अन्य नहीं। कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन यह है कि किसी व्यापार के प्रबंधक की अगर आप सेवा समाप्त कर दो, दूसरा, अथवा एजेंसी समाप्त कर दो। मान लीजिए हमने आपको एजेंसी दे रखी है, अब हम कह रहे हैं नहीं भाई हम आपसे एजेंसी ले रहे हैं, हम इस एजेंसी को किसी अन्य व्यक्ति को देंगे। तो हमने क्या किया, एजेंसी आपके लिए समाप्त कर दी, तो आपने उसके लिए तरह तरह के व्यवस्थाएं की थी, अब आपको नुकसान होगा, तो उसके बदले में मैं आपको कंपनसेशन दूंगा। तो आपके लिए वो कंपनसेशन भी, ध्यान देना, आपके लिए वो कंपनसेशन भी बिजनेस की ही मद होगी और उसे आप व्यवसाय में दिखाएंगे, ठीक है। अगर किसी प्रबंधक की सेवा समाप्त कर दीजिए या किसी की एजेंसी समाप्त कर दीजिए या सेवा की शर्तों या एजेंसी में परिवर्तन कर दीजिए, तो सामने वाले को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए आप जो कंपनसेट देते हैं वो कंपनसेशन व्यापार की ही आय माना जाता है। मान लीजिए आप व्यापार के लिए कोई अनुबंध था और उस अनुबंध में आप संशोधन करना चाहते हो या उसे आप भंग करना चाहते हो कि अब ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो सामने वाले को नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए भी अगर आप उसे कुछ देते हो तो वो कंपनसेशन भी व्यापार की आय माना जाता है, ठीक है। मतलब जिसके लिए कंपनसेशन प्राप्त होगा वो व्यापार की आय होगा। व्यापारिक संघों से आय, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन आदि, ये ऐसे संघ बना दिए गए हैं जो व्यापारिक संघ कहलाते हैं और ये व्यापार के हितार्थ कार्य करते हैं। अगर इनको कोई आय होती है या इनसे कोई आय होती है तो उसे भी हम व्यापार की आय मानते हैं, ठीक है। चलिए मान लिया, अगर विदेशी व्यापार के संबंध में प्राप्तियां हों तो मान लीजिए कोई फॉरेन बिजनेस चल रहा हो तो यहाँ ये कहा गया आयात नियंत्रण आदेश 1955 के अंतर्गत मिले हुए लाइसेंस को बेचने से लाभ मिले, भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त अथवा प्राप्य नकद सहायता से आय मिले, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय आबकारी शुल्क वापसी नियम 1971 के अंतर्गत अगर मिले तो इन्हें भी हम व्यापार से आय मानते हैं। ये इतना तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, किसी सुविधा अथवा अनुलाभ का मूल्य, बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ। किसी सुविधा अथवा अनुलाभ का मूल्य कैसे? मान लीजिए व्यापार अथवा पेशे के कार्य करने के संबंध में करदाता को मिलने वाली कोई सुविधा या अनुलाभ, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में वकील नियुक्त कर दिए जाते हैं, मतलब उनके लीगल एडवाइज़र। जैसे आप हिंदी फिल्मों में आपने ये उदाहरण देखा होगा कि बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं तो उनके घर के फैमिली डॉक्टर होते हैं,
तो वो उनका काम क्या है, नियुक्त कर दिया गया, उनको पैसे भी मिलते हैं, चलिए मान लिया। और उनको रहने के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अपने वकीलों को रहने के लिए बंगले वगैरह भी अलॉट कराते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने वकील को या अपने ऑडिटर को या अपने बैंकर को, किसी को भी कह सकते हो, तो आप उन्होंने रहने के लिए एक बेहतर या बड़े पैमाने पर आपको मकान या कोई अन्य सुख सुविधा दी, तो वो भी आपके लिए बिजनेस ही होगा, बिजनेस इनकम में भी उसको रखेंगे, किसी अन्य जगह उसको नहीं रखा जाता। ठीक है। कारण, किसी कंपनी के बेशक आप वकील हों, अंकेक्षक हों, लेकिन आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। तो अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो जाते तो वहाँ रहने की सुविधा या मकान आदि मिलते हैं जो कह लीजिए, तो वो तो सैलरी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आप उस कंपनी के कर्मचारी नहीं हो, तो जो रहने का मकान मिला है वो कहाँ जाएगा, या कोई अन्य अनुलाभ मिला है वो कहाँ जाएगा, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। जैसे आप अपने किसी कर्मचारी को कार की सुविधा दे दीजिए, दे सकते हैं ना। तो मुद्दा ये बना कि आप कर्मचारी शब्द हटाइए, तो कर्मचारी को अगर कार की सुविधा देते हो तो सैलरी है, लेकिन वकील को कार की सुविधा दे दीजिए तो बिजनेस या प्रोफेशन। आगे बढ़ गए, प्रतिभूतियों से आय। यदि करदाता का व्यापार प्रतिभूतियों में विनियोग करना हो तो प्रतिभूतियों से ब्याज जो मिलेगा वो व्यापार की आय मानी जाएगी, बशर्ते आपका काम प्रतिभूतियों का व्यापार करना हो। जैसे बैंकों का काम क्या है, वो प्रतिभूतियां खरीदते हैं, उनका निर्गमन करते हैं या विक्रय करते हैं और इससे लाभ कमाने के उद्देश्य रखते हैं। तो अगर उन प्रतिभूतियों के ब्याज से उनको आय होगी तो वो व्यापार की ही आय मानी जाएगी, चूँकि उनको ऐसा करना उनका व्यापार होता है। लेकिन अगर ऐसा करना उनका व्यापार ना हो तो फिर तो वो अदर सोर्सेज होगा। ठीक है, मैंने भी बताया ना कि विवादग्रस्त है। कैसे, अगर आप किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बांड्स खरीदते हो, बेसिकली शेयर खरीदते हो, तो उस पर जो लाभांश मिलता है वो अदर सोर्सेज है। और अगर शेयर खरीदना या बेचना ही आपका व्यापार है तो उससे अगर आपको लाभांश मिलता है तो बिजनेस प्रोफेशन है। आगे बढ़ जाते हैं, फर्म से साझेदार की प्राप्तियां। क्या किसी फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन आदि जो फर्म के कर योग्य लाभ की गणना में घटा दिए गए हों, उसे भी व्यापार की आय माना जाता है। फिर से ध्यान दे लीजिए, फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन आदि जो फर्म के कर योग्य लाभों की गणना करने में घटा दिए गए थे, उन्हें भी व्यापार की ही आय मानते हैं। कीमैन बीमा पॉलिसी से अगर धन मिले तो, कीमैन बीमा पॉलिसी हम आपको सैलरी में बता चुके हैं। तो अगर आप अपने नीचे या अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों का अगर बीमा कराते हो तो उसे कीमैन बीमा पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, आप अपने नीचे या अपने अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों का अगर बीमा कराते हो तो उसे कीमैन बीमा पॉलिसी कहते हैं। और अगर मान लीजिए उस कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो इस पॉलिसी के जरिए उसको पैसा मिल जाता है। और मान लीजिए उसे कुछ नहीं हुआ तो जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा, तो वो आपके लिए बिजनेस की ही इनकम मानी जाएगी। कंफर्म। ऐसे ही और भी दिए गए, जैसे किसी व्यापार या पेशे के संबंध में कोई क्रियाकलाप ना करने से। जैसे मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप का गजट आया है कि पेट्रोल पंप पास होनी है, और आपको ये संदेह है कि अगर दिग्विजय ने ये टेंडर भरा तो ये दिग्विजय को मिल जाएगी। अब आपने खेल गए पॉलिटिक्स, आप मेरे पास आए, कहा भाई आपके पास तो अन्य चीज़ें भी हैं, भाई एक काम करो ये मुझे मिल जाए। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं लूँगा। तो आपने कहा यार हम आपको कुछ देने को तैयार हैं। तो वहाँ पर आपने क्या काम किया, मुझे मना कर दिया कि मैं उस चीज़ के लिए ना जाऊँ, और जब मैं उस चीज़ के लिए नहीं जाऊँगा तो आप मुझे कुछ पेमेंट दे दोगे। तो मैं चुप हो गया, कहा चलो ठीक है यार, चलो इस बार इनको मौका मिल जाने दिया जाए। वो चीज़ भी मेरे लिए व्यापार की ही आय मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा ना करके भी मैंने एक प्रकार का व्यापार कर लिया। अगर मेरे पास कोई व्यवहार, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह आदि है और मैं उसका प्रयोग ना करने के अनुबंध के अंतर्गत दूसरे पक्ष से कोई वस्तु या नकद प्राप्त राशि ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई मेरे पास व्यापार, व्यवहार, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट आदि है
और मैं उसका प्रयोग ना करके किसी सामने वाले से ले रहा हूँ पैसे, तो वह भी मेरे लिए क्या होगा, व्यापार की आय होगी। ठीक है, क्या क्या कहा, कोई व्यवहार, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्ति, फ्रेंचाइज या इसी प्रकार का कोई अन्य व्यापार जो किसी अन्य के अधिकार का है, या कोई जानकारी या तकनीक आदि का प्रयोग ना करने का अगर मैंने अनुबंध कर लिया, चलो ठीक है ये मेरा है, मैं इसका प्रयोग करता था, अब मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा, आप करिए, तो वह भी एक प्रकार का क्या होगा, व्यापार होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कोई राशि जो किसी पूंजी, संपत्ति, भूमि, ख्याति या वित्तीय पत्र के ढहाने या नष्ट होने, त्याज्य करने या अंतरित होने पर नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त होती है तो व्यवसाय की आय मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पूंजी संपत्ति थी, जैसे आपकी कोई भूमि थी या आपकी कोई ख्याति थी, या आप जैसे अभी हमारे पड़ोस में कंडीशन यह है कि लोगों के घर तोड़े गए। कारण क्या है, लोगों के घर तोड़ने का मतलब यह है कि उन्होंने एक अतिक्रमण करके वो घर बनवाया था। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये तोड़ा इसलिए गया क्योंकि ओवरब्रिज वहाँ से पास हुआ, तो जब ओवरब्रिज पास हुआ तो सड़क पर जब आपने घर बनवा रखा है तो वो टूटेंगे। लेकिन ऐसे अगर कहीं किसी दूसरी जगह होता तो सरकारें जुर्माना भी, कंपनसेशन भी देती हैं। तो अगर कोई राशि जो किसी पूंजी संपत्ति को ढहाने, नष्ट होने या त्याज्य करने या अंतरित करने पर नकद रूप से या वस्तु के रूप में दी जाती है तो उसे भी हम व्यापार की ही आय मानते हैं, बशर्ते ये 35 एडी श्रम व्यवहार के अंतर्गत ना आता हो। ठीक है, 35 एडी आपको नहीं जानना उतना डीप में, आगे मिल जाएगा। सट्टे से आय, स्पेकुलेशन। सट्टा क्या होता है, भारत में तो सट्टा अवैध है, भारत में तो सट्टा अवैध है। सट्टे के व्यवहार से या सट्टे के व्यापार से अथवा हानि की गणना अलग से की जाएगी। कारण, सट्टे के लिए हानियों के अलग नियम बनाए गए हैं और व्यापार के लिए अलग। अगर आपको व्यापार से हानि होती है तो आप अगले 8 वर्षों में उसे घटा सकते हो, लेकिन व्यापार के लाभ से। और अगर सट्टे से हानि होती है तो उसे आप अगले 4 वर्षों में घटा सकते हो, लेकिन सट्टे के लाभ से। तो सट्टा क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी बात पर दो अलग अलग विरोधी बात को लेकर हम अपना अपना भाव प्रकट करते हैं। हमने कहा ये होगा, आपने कहा नहीं ये होगा, कोई एक जीतेगा, और जब कोई एक जीतेगा तो सामने वाले के लिए उतना पे करना पड़ जाता है। तो यहाँ कंडीशन यह है कि अगर कोई सट्टे से आय प्राप्त करता है तो उसे अलग शीर्षक में हल किया जाएगा, हालांकि है वो व्यापार का ही, लेकिन उसे यहाँ ना दिखाकर, इस शीर्षक में ना जोड़कर हम सट्टे के लिए अलग से इनकम बना देते हैं, सट्टे से आय में उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, सट्टे के व्यवहार से ऐसे वस्तुओं के क्रय विक्रय के ऐसे अनुबंध से है जिनका निपटारा वस्तुओं या प्रलेखों को बिना सुपुर्दगी दिए अथवा बिना हस्तांतरण किए होता हो। चलिए, ये हमने इतनी बातें जान ली कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों में शामिल होंगी। लेकिन आप किसी व्यापार अथवा पेशे के लाभ या प्राप्तियों पर कर कब देंगे, पहले ये जानते हैं। व्यापार अथवा पेशे के लाभों या प्राप्तियों पर कर लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम, मतलब क्या जितना हमने पाया व्यापार से हमें जितनी आय हो गई या प्राप्तियां हो गई, क्या उस पर हम कर लगा देंगे? नहीं, उसके लिए भी तो कुछ रूल बनते होंगे। तो हमें ये जानना है व्यापार अथवा पेशे के लाभों एवं प्राप्तियों पर कर लगाने के संबंध में क्या नियम है। तो व्यापार अथवा पेशे के लाभों एवं प्राप्तियों पर कर लगाने के संबंध में क्या नियम है। पहला, करदाता व्यापार चलाता हो। क्या करदाता का व्यापार चलाना आवश्यक है? इज दैट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी? नहीं, आप चाहे खुद व्यापार चलाते हों या किसी दूसरे से व्यापार चलवाते हों, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप व्यापार के मालिक हैं, आपको व्यापार से आय हुई है, दैट्स इट। आप उसके व्यापार के लाभ पर कर देंगे, ठीक है। उसकी ओर से कोई भी अधिकृत व्यक्ति उस व्यापार का संचालन कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति व्यापार का संचालन कर रहा हो, आय आपके लिए होगी। वो अगला व्यक्ति तो सैलरी पर काम कर रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा,
क्या किसी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक व्यापार का संचालन हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। और अगर ऐसे होते हैं तो टैक्स कैसे बनेगा? सारे व्यापारों की आय पर जोड़ के कर लगता है। और अगर एक व्यापार से फायदा हो रहा हो, दूसरे व्यापार से घाटा हो रहा हो, तो व्यापार से दूसरे व्यापार के घाटे की भरपाई कर लेते हैं। लेकिन 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 लीगल व्यापार के लीगल व्यापार से होते हैं, इलीगल से नहीं। और अगर ये सामान्य व्यापार है और उधर सट्टे के व्यापार से हानि हुई है, तो इस व्यापार मतलब जो लीगल व्यापार है उससे सट्टे के व्यापार की हानि की भरपाई नहीं कर सकते। तो नियम यही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक व्यापार हैं तो जितने व्यापार होते हैं सबकी आय का जोड़ लगा दिया जाता है। ठीक है, सबकी आय का ग्रैंड टोटल किया जाएगा। जैसे आपका रियल एस्टेट में बिजनेस हो, आपका होटल में व्यापार चलता हो, आप मान लीजिए कोई टी स्टेट वगैरह है आपने वो ले रखा है, या आप स्टील प्लांट का भी कारोबार करते हैं, जैसे रतन टाटा का उदाहरण ले लें, स्टील किंग के भी नाम से जानते हैं, और इनका ये होटल के व्यापार में भी संलग्न है। तो इनके दोनों व्यापार या और भी इनके व्यापार हैं, तो इनके जितने भी व्यापार होते हैं सारे व्यापार की आय इकट्ठा निकाली जाएगी, जोड़ दिया जाएगा और सबकी आय तब वैल्यूएट किया जाएगा, तब उस पर टैक्स लगेगा। और मान लीजिए किसी एक से लाभ हुआ, दूसरे से हानि हुई, तो लाभ से हानि घट जाएगी। इससे सो सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सट्टे के व्यापार अलग रखे जाते हैं और ये नॉर्मल व्यापार अलग रखे जाते हैं। ठीक है। फिर व्यापार गत वर्ष में किसी भी समय के लिए चलाया गया हो ये मायने रखता है, पूरे साल चलाया गया हो ये मायने नहीं रखता। ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप व्यापार पूरे साल चलाइए। आप व्यापार पूरे साल चलाइए ये कतई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि गत वर्ष में व्यापार चला हो, चाहे वो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना चला हो। आपका पूरे साल चलाना आवश्यक नहीं है। व्यापार बंद होने पर अगर कोई संपत्तियां बेच दी जाती हैं तो जब तक व्यापार है वो आपके लिए माल है, और माल का अगर आप विक्रय करते हो तो आपके व्यापार की आय है। लेकिन जब आपका व्यापार बंद हो चुका है और व्यापार के बंद होने के बाद उस व्यापार में अगर कोई संपत्तियां हैं तो वो आपकी पूंजी हैं, और उनको आप बेचते हो तो वो पूंजी लाभ है। दोनों में यही अंतर है। अगर व्यापार का संचालन हो रहा हो, व्यापार को अभी बंद घोषित नहीं, इसीलिए व्यापारी व्यापार का बंद हो कहता नहीं दुकान बंद कर दिया। हम आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं दुकान बंद हो गई है। और वो यहाँ हमारे यहाँ तो भाई यही शब्द प्रचलन में है कि भैया दुकान बढ़ा दिया है। तो बढ़ाने का मतलब ये है रात भर में क्या बढ़ती है, मतलब ये है कि आज का काम क्लोज, नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो उसे दुकान बढ़ाना बोलते हैं, उसे दुकान बढ़ाना बोलते हैं, बंद होना नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी की दुकान बंद हो चुकी है, मतलब वो परमानेंटली बंद हो चुकी है, उस दुकान के व्यापार को बंद कर दिया गया है, तब क्या होगा? तब भी अगर उनके यहाँ कोई संपत्ति वगैरह रखी हुई है, पहले तो भाई माल था, अब दुकान बंद हो गई तो अब संपत्ति के रूप में पड़ा हुआ है, तो उसको बेच के जो आय कमाएंगे वो बिजनेस प्रोफेशन की आय ना होकर कैपिटल गेन होगा। अगर भावी अनुमानित लाभ अथवा काल्पनिक लाभों पर कर लगता है क्या? नहीं, मात्र इस बेस पर कि भविष्य में आपको बहुत बड़ा लाभ या मोटा लाभ होने वाला है, आप उस पर टैक्स नहीं देते। आप टैक्स उस पर देंगे जो लाभ आपको हो चुका होगा। जो भविष्य में लाभ आपको होगा उस पर आप टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, आप उस पर टैक्स नहीं देंगे, इतना याद रखिए। मतलब जो लाभ आपको हो चुका है आप उस पर टैक्स नहीं देते। जो लाभ हो चुका उस पर टैक्स देंगे। जो लाभ इन फ्यूचर होगा वो कम होगा, ज़्यादा होगा, आप उसकी प्रेडिक्शन कर ले रहे हो, उस पर आप टैक्स नहीं देते। कि केवल प्रेडिक्शन मात्र से ही आप टैक्स नहीं देंगे। मतलब अनुमानित लाभों पर या कल्पनीय लाभों पर कर नहीं चुकाया जाता। क्या एक एकाकी व्यवहार के खर्चे घटाए जाते हैं? बिल्कुल। जैसे मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया था, आप किसी शहर जा रहे हो, हमें पता लगा कि भाई आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ कोई बुक है वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो मैंने कहा भाई वहाँ से बुक लेते आना। आप गए, वहाँ से बुक आपने पूछा, बुक 200 की मिली, यहाँ ला के हमें 250 की दिया, 50 रुपये तो आपने आय प्राप्त कर लिए। लेकिन अब वो 250 पाने के लिए आपने 200 तो दिया ही था, वहाँ हो सकता है आप 10 रुपये का भाड़ा करके गए हो, तो
तो आप 210 खर्च किए हुए हैं तो 40 रुपये आपके लिए इनकम मानी जाएगी। तो जो एकाकी व्यापार की आय होगी उसमें एकाकी व्यवहार के जो खर्चे होंगे वो घटा दिए जाते हैं। ठीक है, व्यापार का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। बेटा ये याद रखना कि हम जितना कमाते हैं उसको कमाने के लिए जितना लगाते हैं वो माइनस कर दिया जाता है। सिंपल सा फंडा है, जितना कमाते हैं उसको कमाने के लिए जितना लगाते हैं वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या गैर कानूनी व्यापार से आय भी हो सकती है? बिल्कुल, व्यापार चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, दोनों की आय कर योग्य होती है। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये इनकम टैक्स वाले भी ना, हाँ जी, बड़ा गजब ढाते हैं। आप उनसे बता दो भैया चोरी करके लाई है, बात खत्म, उनसे क्या मतलब, उन्हें कर दीजिए, आप आगे बढ़िए, वो आपको जेल नहीं भेजते। मतलब उनका ये काम है कि व्यापार चाहे कानूनी व्यापार हो चाहे गैर कानूनी व्यापार हो, दोनों के आय पर कर लगता है। लेकिन व्यापार के लाभों में से गैर कानूनी व्यापार के जो खर्चे होते हैं वो गैर कानूनी व्यापार की आय में से घटा दिए जाते हैं, और व्यापार की आय के में से व्यापार के खर्चे घटा देते हैं। मतलब लीगल व्यापार के खर्चे लीगल व्यापार की आय से, और गैर कानूनी व्यापार के खर्चे गैर कानूनी व्यापार की आय से घटा दिए जाएंगे। और कर तो दोनों आय पे देना होगा, चाहे व्यापार कानूनी हो और चाहे व्यापार गैर कानूनी हो। आगे बढ़ जाते हैं। बेटा अब व्यापार की स्थापना से पूर्व किए गए व्यय हों तो, अगर कोई व्यय व्यापार की स्थापना या व्यापार के समामेलन से पूर्व किए गए हों, फिर से ध्यान दे लीजिएगा, अगर कोई व्यय व्यापार की स्थापना या व्यापार के समामेलन से पूर्व किए गए हों तो उनकी छूट नहीं मिलती, वो स्वीकृत नहीं होते, वो व्यापार के अनिवार्य खर्चों में नहीं आते। हम यहाँ व्यापार के लिए सिर्फ आयगत आय शामिल करते हैं तो सिर्फ आयगत खर्चों को भी शामिल करते हैं, ना पूंजीगत खर्चे शामिल नहीं होते और पूंजीगत प्राप्तियां भी शामिल नहीं होती। तो व्यापार के वास्तविक लाभों की गणना वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार पर होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया, हम व्यापार से जितना कमाते हैं उसको कमाने के लिए जितना लगाते हैं उसे माइनस कर देते हैं। तो व्यापार के लाभों की गणना वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार पर होती है। कटौती योग्य व्यापार की हानियां क्या होती हैं? ठीक है, जैसे एक व्यापार के दौरान हमें क्या कुछ हानियां हो सकती हैं, हमें उसकी छूट मिल जाएगी और सीधा हम उस व्यापार की आय में से उस हानि को घटा देंगे। जैसे कोई कांच का व्यापार कर रहे हो तो कांच टूट सकता है, वो संभावित हानियां हैं। लकड़ी का काम कर रहे हो तो दीमक लग सकती है, संभावित हानियां हैं। ठीक है, लोहे का काम कर रहे हैं तो जंग लग सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो व्यापार के दौरान संभावित हानियां हैं और इन्हें व्यापार की आय में से घटा दिया जाता है। तो कटौती योग्य व्यापार की हानियां भी मिलती हैं, लेकिन ये पूंजीगत प्रवृत्ति की नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल किस प्रवृत्ति की हो, आयगत प्रवृत्ति की हो, तभी इन्हें घटाया जाएगा, नहीं तो इन्हें नहीं घटाया जाता। पिछले वर्षों में स्वीकार की गई हानि की रकम यदि इस गत वर्ष में प्राप्त हो जाए तो, मान लीजिए पिछले वर्ष कोई आपके लिए घाटा था और आप उसे घाटा मान चुके थे, आपके नसीब कुछ बेहतर निकल गए और वो पैसा आपको इस बार मिल गया, तो मतलब पिछले बार उसे आप हानि मान चुके थे और वो पैसा इस बार आपको मिल जा रहा है, तो आप उस पर कर देंगे और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा और इसी वर्ष टैक्सेबल होगा। कंफर्म? तो अगर पिछले वर्ष कोई खर्च था, हानि थी और जिसकी आप छूट ले चुके थे, लेकिन वो इस वर्ष में आपको मिल जाता है, तो इस वर्ष में आप उस पर टैक्स देंगे और पूरे पे टैक्स देंगे। ठीक है, चलिए मान लिया धर्मादा, चैरिटी, ग्राहकों से लिया गया धर्मादा व्यापार की आय नहीं होती, अतः ये कर योग्य नहीं होती। अगर हमें दान या चैरिटी के रूप में कुछ मिलता है तो वो व्यापार की आय नहीं मानी जाती, और अगर हम कोई चैरिटी करते हैं तो वो व्यापार का खर्च भी नहीं माना जाता, याद रखिएगा। ठीक है, तो कृषि भूमि के
को मकानों की भूमि में परिवर्तित करने से आए तो मान लीजिए हमारे पास आजकल ये बहुत प्रचलन में है, अगर हमारे पास कोई कृषि भूमि है हम उसको बेच देते हैं तो उससे जो आय होती है वो कर योग्य नहीं होती। लेकिन आजकल हम देखते क्या है, प्लॉटिंग शब्द बहुत जोरों पे है, कहते हैं प्लॉटिंग कर दिया है। तो प्लॉटिंग का मतलब क्या है, हमारे पास एक ज़मीन थी उसको हमने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है और उस टुकड़े टुकड़े के आधार पर हम उसको बेच रहे हैं। तो जब टुकड़ों में उसको हमने बांट दिया है उसके आधार पर हम उसको बेच रहे हैं, उससे हमें जो आय होगी वो व्यापार की आय मानी जाएगी। मतलब अगर उसको हमने कई टुकड़ों में बांट के उससे आय पाई है तो उससे हमें जो आय होगी वो व्यापार की आय होगी। ठीक है, अब आपको इसके न्यूमेरिकल सिस्टम की ओर आगे बढ़ना होगा, लेकिन हम यहाँ कुछ बातें आपको बता देते हैं। हालांकि ये थ्योरी पहले इतना पोर्शन तैयार कर लेंगे तो न्यूमेरिकल हमें बताने में बेहतर महसूस होगा। हमने ये कहा कि व्यापार अथवा पेशों के लाभों की गणना होगी कैसे। ठीक है, तो हम इनकम टैक्स के नज़रिए से आपको वो समझाना चाहेंगे। चलिए ये मान लिया, लेकिन लगा अगर ये हमने माना तो यहाँ क्वेश्चन जो आपके दिए जाते हैं वो 3 तरीकों से दिए जा सकते हैं। क्योंकि हम पहले एक व्यापारिक परिणाम होगा, वो व्यापारिक परिणाम जो बताया जा चुका होगा हमें ये बताना होगा क्या वो इनकम टैक्स के नज़रिए से सही है, क्या वो इनकम टैक्स के नज़रिए से नहीं सही है, और अगर वो इनकम टैक्स के नज़रिए से सही है तो टैक्स कितना, और अगर वो इनकम टैक्स के नज़रिए से नहीं सही है तो क्या ऐसी होते जिस पे टैक्स देना पड़ता, वो हमें निकालना है। मतलब हमें इस लेसन के अंतर्गत वो आय निकालनी है जो बिजनेस की इनकम होगी और जिस पे हमें इस वर्ष में टैक्स देना होगा। तो इसके लिए कल आप न्यूमेरिकल पार्ट की गणना सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमने कहा था ना, यहाँ बुक में भी लिखा है इसके नियम अत्यंत विवाद व जटिलग्रस्त हैं, विवादग्रस्त हैं और जटिल हैं। चिंता नहीं करिए, मैं हूँ ना, मैं आपको इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देने के लिए ही तो यहाँ हूँ। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।